हेलो। देखिए पीडीएफ का थर्ड सॉल्यूशन है और जो लोग भी वीडियो का ये परचेज किए हैं पीडीएफ का, तो वो इसको देखेंगे और रीजनिंग में अपना मिलाएंगे और कमेंट करके बताएंगे व्हाट्सएप पे हमारे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, राइट क्वेश्चन कितने हुए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब वो लोग बताएंगे। अब देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिया है, जैसे मान लीजिए ये तो बैंकिंग का क्वेश्चन है तो इसमें 5 दिया है, इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए कोई दो ऑप्शन है, एक और दो, और एक स्टेटमेंट आपको कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि क्या टी पुत्र है के का। अब ये क्वेश्चन कह दिया गया कि क्या टी पुत्र है के का, इसके संदर्भ में दो आपके क्या दे दिए, आपके कथन दे दिए और दोनों से आपको मैच करा के बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके आधार पे आपको ये आंसर चूज करना होता है। अब देखिए या तो केवल एक या केवल दो, मतलब एक से भी पॉसिबल है निकल रहा है, दो से भी पॉसिबल है निकल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, या तो पहले से या तो दूसरे से, मतलब दोनों से हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पहले से भी नहीं हो रहा है, दूसरे से भी नहीं हो रहा है। फिर थर्ड कंडीशन क्या होता है कि केवल पहले से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है। फोर्थ कंडीशन क्या होता है कि जैसे ये दो स्टेटमेंट हैं, इससे हो रहा है, दूसरे वाले से हो रहा है, पहले वाले से नहीं हो रहा है। और एक थर्ड कंडीशन जो सबसे अंतिम कंडीशन होता है, जैसे ये दो स्टेटमेंट हैं, इसमें इससे इसको और इसको दोनों को मिलाने के बाद हो रहा है, तो हम ऐसा आंसर देते हैं कि दोनों आंकड़े क्या है, मिलाने पे आंसर दिया जा सकता है। तो इसी तरह ये आपको दिया जाएगा वीडियो के एग्ज़ाम में भी। और वीडियो में आप मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी से आएगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लॉजिक को हमें समझना है। काफ़ी आसान होता है लेकिन हम लोग को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ बोला गया है, पहले डाटा बंद कर देते हैं, हाँ फ्लाइट मोड, ताकि डिस्टरबेंस न रहे। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ये कहाँ से खुल गया, चलिए इसको हम लोग, ये क्या हो रहा है, अब चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, क्या टी पुत्र है के का। तो के का पुत्र है टी, मतलब ये ऐसा रिलेशन हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन हम देखते हैं कि पहले ऑप्शन में मिलता है कि दूसरे ऑप्शन में मिलता है कि दोनों को मर्ज करने के बाद मिलता है। तो हम इसको देखेंगे। अब देखिए पहले में क्या दिया है, के पिता है यम का, तो के पिता है यम का, तो ये हो गया। यम बहन है टी की, तो यम सिस्टर है टी की। हम लोग जो त्रिभुज होता है वो मेल के लिए डिनोट करते हैं और सर्किल क्या करते हैं, फीमेल के लिए। कई लोग प्लस माइनस भी करते हैं, तो आप लोग यदि इसमें एक्सपर्ट हैं तो इसी को कंटिन्यू रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपको आता है अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही सवाल को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए और जो हम सिखाते हैं आपको नहीं आता है तो उसको सीखने का प्रयत्न करें। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि के पिता है किसका, यम का, यम बहन है टी की, और फिर डी पुत्र है टी का, तो डी पुत्र है टी का। अभी देखिए हम लोग का रिलेशन नहीं बना कि टी पुत्र है के का, ये के टी का जेंडर ही नहीं पता है। इतना तो पता हो गया या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा, लेकिन हमें पुत्र चाहिए। तो पुत्र कैसे मिलेगा, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यफ माता है डी की। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि यफ माता है, मतलब टी की शादी यफ से हुई होगी, और ये फीमेल है तो ये क्या होंगे, मेल होंगे। तो मतलब यही हमको रिलेशन निकालना है कि के टी का, मतलब टी के का पुत्र है। तो इस रिलेशन से आपको पता चल गया कि हाँ पहले वाले स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें पहले वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट हो गया। लेकिन आपको तुरंत पहले वाला स्टेटमेंट आपको कथन ए नहीं मार देना। अब यहाँ पे आपको दिया होगा, यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, दिए गए
केवल एक से पर्याप्त है, दूसरे से पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे जल्दीबाजी नहीं करना है। डाटा सफिशिएंसी बहुत ही पेशेंस का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको पहले से आंसर आ गया तो पहले से अभी रुक जाइए, दूसरे से भी निकालिए। क्या पता कि दूसरे से भी निकल जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, या तो पहले से या तो दूसरे से हम इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। यदि दूसरे से नहीं निकलता है तो आप कहेंगे कि केवल पहले से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो पहले दूसरे को सॉल्व, दोनों स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होगा। यू इकलौता पुत्र है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ टी का तो मेंशन है लेकिन डी का मेंशन नहीं है, के का मेंशन कहीं नहीं है। के आप देख लीजिए कि कहीं नहीं है के का मेंशन। इसका मतलब जब के है ये नहीं है उस घर में तो कैसे हम बता सकते हैं कि टी पुत्र है के का। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल हम पहले से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। आप लोग इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे डाटा सफिशिएंसी में, इतना हम क्वेश्चन करा देंगे कि आप लोगों को ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। यूथ कंपटीशन का जो बुक कहे थे उसको खरीद लीजिए। तो ये सब आप लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे और दिन में कम से कम 2 घंटा रीजनिंग लगाइए। रीजनिंग लगाइए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, हम उसको तुरंत आप लोगों को मतलब बता देंगे। तो आप लोगों को पूरा हेल्प हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन, बिंदु सी के संदर्भ में डी किस दिशा में है। बिंदु सी के संदर्भ में डी किस दिशा में है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ दिया है कि बी 14 मीटर उत्तर है सी के, तो बी को हम यहाँ रखते हैं और बी 14 मीटर उत्तर है सी के। फिर बिंदु ए 19 मीटर पश्चिम है ए बी के। बिंदु ए 19 मीटर पश्चिम में बिंदु बी के है, तो ये 19 मीटर पश्चिम में है बिंदु बी के ए। फिर बिंदु ई 23 मीटर दक्षिण में है बिंदु ए के। ई जो है 23 मीटर दक्षिण में है बिंदु ए के, तो ये हो जाएगी 23 मीटर दक्षिण में बिंदु ए। फिर आगे पढ़ेंगे, बिंदु Q और D के ठीक बीच में E है, तो Q और D के ठीक बीच में E है, तो बिंदु B के 14 मीटर, बिंदु B के 14 मीटर उत्तर में C है। अब देखिए हम क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत सॉल्व होने लगेगा। यहाँ दिया है कि B के 14 मीटर उत्तर में C है। यहाँ पे B है और B के 14 मीटर उत्तर में ये C है। उसके बाद बिंदु A 19 मीटर पश्चिम में है किसके, B के। बिंदु A के 19 मीटर पश्चिम में है B, तो आपका ये 19 मीटर हो जाएगा A के। फिर बिंदु E के 23 मीटर दक्षिण में है कौन, A, तो A कहाँ हो जाएगा, E आपका ऊपर हो जाएगा उत्तर की तरफ और ये 23 मीटर हो जाएगा और ये दक्षिण में कौन होगा, A होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिंदु Q और D के ठीक बीच में है E, और बिंदु E, Q, E और D 36 मीटर की एक सीधी रेखा में है। तो आप ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे कि ये E है, Q यहाँ हो जाएगा, D यहाँ हो जाएगा, तब भी एक सीधी रेखा में हो जाएगा। Q यहाँ और D इसके ऊपर हो जाएगा, तब भी एक सीधी रेखा में हो जाएगा। तो सीधी रेखा तो आपकी 1000 बनेंगी। यहाँ पे E पॉइंट कर लीजिए और Q और D को आप लोग कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये तो डायरेक्शन इसमें तो दिया नहीं है कि Q किधर होगा, D किधर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से हम लोग, पहले कथन से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कि C D के किस दिशा में है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा, पहला कथन हम लोग का गलत हो गया। दूसरे कथन से निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए D के 10 मीटर पूर्व में H के, बिंदु H के 10 मीटर पूर्व में बिंदु D है। तो H के 10 मीटर पूर्व में बिंदु क्या है, H है, तो ये 10 मीटर हो गया और यहाँ पे D हो गया।
डायरेक्शन के क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िएगा, नहीं तो क्या होता है गलती होने के चांसेज इसमें ज़्यादा रहते हैं। देखिए हम ही से वो मिस्टेक हो गया, फिर उसको सही किया गया। फिर बिंदु एच के 28 मीटर पश्चिम में कौन है? बिंदु क्यू। तो इसके 28 मीटर, इसको और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे एच हो गया, इधर 10 मीटर दूरी पे डी है, और बिंदु एच के 28 मीटर पश्चिम में कौन है? क्यू है। तो ये क्यू हो गया 28 मीटर पश्चिम पे। बिंदु ई है 9 मीटर पूर्व में है ई के। तो बिंदु ई के 9 मीटर पूर्व में बिंदु एच है, तो ई आपका यहाँ हो जाएगा, और ये इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 9 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि बिंदु टी के 15 मीटर उत्तर में ई है। तो बिंदु टी के 15 मीटर उत्तर में ये ई है, तो ई के नीचे 15 मीटर पे कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। उसके बाद बिंदु सी के 19 मीटर पूर्व में टी है, तो बिंदु सी के 19 मीटर पूर्व में टी है। तो आपका सी कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये 19 मीटर। तो आप देखिए इसका डायरेक्शन हमें पता हो गया कि ये किस डायरेक्शन में है। टी आपका हो गया किस डायरेक्शन में? दक्षिण पश्चिम में। तो सी भी आपका किस डायरेक्शन में होगा? दक्षिण पश्चिम में। आपको डायरेक्शन हमने कंप्लीट पढ़ाया है। ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, और ये साउथ वेस्ट होता है। तो डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ये कौन सा डायरेक्शन बनेगा? आपका साउथ ईस्ट। मतलब इससे हम लोग निकाल सकते हैं कथन 2 इस प्रश्न का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बोला है कि सी के संदर्भ में, तो सी आपका कहाँ था? यहाँ था, और डी आपका यहाँ था। तो सी के संदर्भ में हम यहाँ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बोल रहे थे, डी के संदर्भ में। तो एक का आपको डायरेक्शन पता हो जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन आप लोग निकाल लेंगे। इसके संदर्भ में यहाँ पे कहा जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट में होगा, और इसके संदर्भ में इसको कहा जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? साउथ वेस्ट में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे का रिलेशन बता देंगे, तो आपका जो सेकेंड कथन है वही पर्याप्त है इसका डायरेक्शन का आंसर निकालने के लिए। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका 5 नंबर होगा कि केवल दूसरा पर्याप्त है इसका उत्तर देने के लिए, और पहला क्या है? पर्याप्त नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं कौन कौन? पी, क्यू, आर, एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में पी के ठीक दाएं कौन बैठा है। मतलब पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो इसको हमें निकालना है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पी के दाएं कौन है, इसको हमें निकालना है। पंक्ति के किसी छोर पे क्यू खड़ा है। अब देखिए क्यू कहाँ खड़ा है? बाएं खड़ा, बाएं दाएं, बाएं खड़ा है कि दाएं खड़ा है, ये हमें नहीं पता है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इंड डायरेक्शन पे खड़ा है, इंड छोर पे ये खड़ा है। क्यू और यस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू और यस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। यस के दाएं किसी स्थान पे आर बैठा है, यस के दाएं किसी स्थान पे आर बैठा है। आर का निकटतम पड़ोसी पी है, तो आर का निकटतम पड़ोसी पी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि क्यू यहाँ है, और तो यस कहाँ हो जाएगा? यस आपका यहाँ हो जाएगा। तो यस के इधर या तो आर यहाँ होगा या तो आर यहाँ होगा, या तो पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि आर और पी एक ही साथ होंगे। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा, और एक स्थान यहाँ हो जाएगा, तो 5 लोग हो जाएंगे। और 5 लोग में एक लोग और कौन बैठे थे? पी, क्यू, आर, जो भी बैठे हों। लेकिन आपको निकालना क्या था कि पी के दाहिने तरफ कौन है। तो पी के दाहिने तरफ कैसे निकल पाएगा? पी के दाहिने तरफ निकल नहीं पाएगा। ये आर पी एक ही स्थान पे आ सकते हैं, और कहाँ आ सकते हैं ये हमें कन्फर्म नहीं पता चल रहा है। यदि यहाँ पे ये बोला होता कि यस के तुरंत दाएं आर है, तब हम लोग निकाल देते। तो आर आपका यहाँ हो जाता और पी आपका यहाँ हो जाता, तब पी के दाएं आपका क्यू आ जाता। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं बोला है, बस ये बोला है कि यस के दाएं आर है। तो आर कहाँ है ये हमें नहीं पता है, तो इस वजह से हम नहीं निकाल सकते हैं। एक तरीका और इसका अपना सकते हैं। अब देखिए क्यू का तो फिक्स नहीं है कि ये दाहिने छोर पे है, हम क्यू को बाएं छोर पे कर देते हैं।
तो 1 2 यहाँ पे यस हो गया और यहाँ पे एक पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए आर हो गया, तो आर और पी एक साथ बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे पी का स्थान ही नहीं होगा, तो ये क्रम तो बनेगा नहीं। लेकिन उस क्रम से भी हमारा पी का दाहिना छोर नहीं पता चल रहा है कि दाहिने छोर पे आर होगा कि क्यू होगा, ऑब्लिक में आ रहा है, तो ये कथन पर्याप्त नहीं है इसका आंसर देने के लिए। तो चलिए हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या दूसरे से आंसर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। पंक्ति के बाएं छोर पर दूसरे स्थान पर यस है, तो एक और दूसरे स्थान पर यस हो गया, तो 1 2 3 5 लोग हैं। फिर पंक्ति के एकदम दाहिने छोर पे कौन खड़ा है? क्यू खड़ा है। फिर पी का निकटतम पड़ोसी आर है, पी का निकटतम पड़ोसी आर है। अब देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन, पी को हम यहाँ रखेंगे तो आर यहाँ हो जाएगा, आर को यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो इससे भी हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि पी के दाहिने छोर पे कौन है, आर है कि क्यू है। तो जब तक हम लोग का प्लेस फिक्स नहीं रहेगा तब तक हम कहाँ से पता कर पाएंगे। और दोनों को मर्ज कर देंगे तब भी नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि पहले वाले से भी यही कंडीशन बन रहा था, दूसरे वाले से भी यही कंडीशन बन रहा है। तो इस वजह से हमारा ये जो दोनों आंकड़ा दिया गया है, ये दोनों आंकड़ा क्या है? पर्याप्त नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ना तो पहला ना तो दूसरा इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसको करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार हो तो प्रथम दिन का आपको पता चल जाए तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, 1 8 15 27 22 और 29। तो इस दिन को वो क्या होता है, यदि पहले दिन बृहस्पतिवार है तो 8 को भी बृहस्पतिवार होगा, 15 को भी बृहस्पतिवार होगा, 22 को भी बृहस्पतिवार होगा और 29 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा। तो ये हम लोगों को तरीका पता होना चाहिए। कैसे ये आ जाता है? 1 तारीख आ गया, इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 29 हो जाता है। तो इसका लॉजिक क्या है? देखिए, मंडे आज हो गया तो आज के फिर 7 दिन बाद क्या आएगा? फिर से मंडे आएगा, तो मतलब 8वें दिन फिर से मंडे आएगा, तो इसमें 7 हम जोड़ देंगे तो वो अगला दिन क्या हो जाएगा? मंडे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 7 तारीख को मंडे है, तो अगला मंडे कब आएगा? तो अगला मंडे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 7 में 7 जोड़ दीजिए, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, मतलब 14 तारीख को फिर से आपका मंडे आएगा। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मान लीजिए 3 तारीख को आपका मंगलवार है, तो आप बताइए कि 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? आपको 3 तारीख को क्या दे रहे हैं? मंगलवार दे रहा है, मंगलवार। तो आपसे पूछा जाए कि 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, 3 में 7 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 10, 10 में फिर आपको 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो आपको फिर ये क्या हो जाएगा? 17 तारीख मंगलवार होगा, 10 तारीख मंगलवार होगा, तो 17 तारीख, ये 16 तारीख और ये 15 तारीख, तो 15 तारीख का दिन हमें निकालना है। तो ये मंगलवार, तो ये सोमवार, और सोमवार के पहले क्या होगा? रविवार। तो 15 तारीख को क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है और इसको करना भी काफ़ी आसान होता है। बस आपको एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम 7 जोड़ने के बाद उस दिन को फिर से हम रिपीट करा सकते हैं, क्योंकि वीक में 7 ही दिन होते हैं और 7 के बाद फिर से क्या होता है? दिन रिपीट होने लगता है। तो पहले दिन का कोई महीना यदि पहले तारीख को महीना का पता चल जाए तो वही 8 तारीख को भी होता है, फिर 15 तारीख को भी होता है, 22 तारीख को भी होता है और फिर 29 तारीख को भी वही सेम डेट होता है। यदि आपको 1 तारीख को ना पता चले, किसी और दिन को पता चले, तो आप 7 जोड़ते जाइए। जैसे मान लीजिए 4 को आपको पता चल गया कि 4 को कौन सा दिन है, तो अगला ये दिन कब रिपीट होगा? 7 जोड़ दीजिए, तो ये कब रिपीट होगा? 11 तारीख को। फिर से 7 जोड़ दीजिए तो 18 तारीख को। फिर से 7 जोड़ दीजिए तो ये 25 तारीख को हो जाएगा। तो इस तरह आप दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महीने का पहला दिन ही पता हो, महीने का कोई भी दिन आपको पता चल जाए तो आप 7 जोड़ दीजिए या 7 घटा दीजिए, वही दिन आपका रिपीट होने लगता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था और इसको आप लोग जरूर किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, यदि किसी महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है, महीने का प्रथम दिन बृहस्पतिवार है,
तो 16 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, इसको ध्यान से करना है। ये पहला दिन, फिर 8वां दिन, फिर 15वां दिन। आपको मिल गया कि बृहस्पतिवार है 16 तारीख, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार के बाद क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है, तो ये शुक्रवार होगा। और 16 तारीख से 5वां दिन, मतलब एक दिन ये, 2 3 4 5, 5वां दिन ये। अब कई लोग ऐसे भी काउंट करते हैं कि ये 16 तारीख हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें यहाँ बोला है कि 16 तारीख से, जब 16 तारीख से बोल रहा है कि इसका मतलब 16 को भी उसमें काउंट किया जा रहा है। तो एक दिन आपका ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, 5वां दिन ये, दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो 5वां दिन ये हो गया। और आपको पता करना है, आपको पता चल गया है कि 16 तारीख को शुक्रवार है, तो इस दिन शनिवार होगा, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो बृहस्पतिवार किस दिन पड़ेगा? मंगलवार को पड़ेगा। और बृहस्पतिवार 15 तारीख को पड़ गया, तो 15 के बाद बृहस्पतिवार के बाद क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है, तो 16 तारीख को शुक्रवार हो गया। और 16 तारीख से 5वां दिन कहाँ है? तो 16 तारीख एक दिन, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और ये 5 दिन। अब हम लोग दिन काउंट करते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हमें नहीं लगता है कि दिन निकालना आप लोगों को क्या हो गया, कठिन लगेगा। आप लोग जैसे बताए हैं बस वैसे कर लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। शाह को याद है कि माँ के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को अपनी माँ से मिला। यदि पहला दिन शुक्रवार है, माँ का पहला दिन शुक्रवार, मतलब 1 तारीख को शुक्रवार, 8 तारीख को शुक्रवार, 15 तारीख को शुक्रवार, और 13वें दिन के बाद हमें देखना है, और 22 तारीख को शुक्रवार, 22 तारीख को शुक्रवार, और फिर 29 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। इतना हमें पता चल गया, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 15 के पहले ही आपका पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 1 तारीख को शुक्रवार, 8 तारीख को, और फिर 15 तारीख को। तो हमें 13वें दिन के पहले देखना है, तो 1 और 2, तो ये 14 और ये 13, तो हमें निकालना है। तो हमें ये पता चल गया कि ये शुक्रवार है। शुक्रवार के पहले क्या होता है? ये होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले ये बुधवार। तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। और बोल रहा है कि शनिवार जो 13 तारीख के बाद का पहला दिन होगा वो होगा, तो शनिवार कब पड़ेगा? 16 तारीख को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन हम लोग आप वीडियो बना के हम आपको डाले हैं वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, इसको फ्री में भी पढ़ाए हैं, और ये सबके लिए हैं, तो वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर इसमें 2 हो रहा था, तो ये ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, जो डाइस का हमने डायरेक्शन पे इसको समझाया है, तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा। इसको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको फिगर काउंटिंग करना है, इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। अब इसको काउंटिंग करना है। ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर सजाए गए हैं, मतलब ये यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो इस तरह जोड़ेंगे 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। तो ऑप्शन ए, लेकिन ये गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि ये जो एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके नीचे 2 बॉक्स और हैं। यहाँ पे जो 2 बॉक्स और दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी 2 बॉक्स और हैं। तो इस तरह आप लोगों को काउंट करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 बॉक्स हो गया, और ये 2 बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, और 2 इसके नीचे, तो 2 और हो गया। ये 1 बॉक्स आपका दिखाई दे रहा है, और 1 के नीचे कितना है? 2 बॉक्स और है, तो 2 और जोड़ दीजिए। तो ये 3 3 4 7 7 3 10, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए, उसका विपरीत याद कर लीजिए, काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग निकालना। यहाँ पे देखिए, स्ट्राइक को कोड किया है यहाँ पे। जब भी आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन स्ट्राइक ना करें, मतलब कि समझ में ना आए, तुरंत उसका नंबरिंग कर दीजिए, आप लोगों को 100% लग जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन।
अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका हम लोग कोड कर लेते हैं। अब देखिए यस के बाद वाई दिया है, फिर टी के बाद भी वाई दिया है, आर के बाद भी वी दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम तो तुरंत सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बनी हुई है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आप लोग की जितनी भी कमजोरी है रीजनिंग, आप लोग बस जैसे सॉल्व करा रहे हैं वैसे सॉल्व करते जाइए और आप लोग 15 दिन बाद हमसे मिलिएगा और कहिएगा कि रीजनिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ई का हो गया 5, फिर के का हो गया 11, फिर आई का हो गया 9, फिर आर का हो गया 18, फिर टी का हो गया 20, फिर यस का हो गया कितना 19। वैसे इसका कोडिंग कर देते हैं तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, भी का होता है 22, फिर यल का होता है 12, फिर यम का होता है 13 और यफ का होता है 6। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ हम लोग को मिल गया कि ये 5 में एक जोड़ा तो एक जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है तो 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे 6 जोड़ा जा रहा है 6। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 जोड़ा जा रहा है तो हम लोग भी क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ के निकाल देंगे। एक आइडिया आपको पता चल गया। तो अब ऐसे ही करेंगे, यन में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 14 1 15, ओ हो जाएगा तो ओ सब में दिया है। फिर ई में 5 होता है, 2 जोड़िए तो 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 किसका होता है जी का होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब फिर डी कितना होता है 4 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, तो ये हो गया। फिर 18 होता है आर का, उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। फिर ये इसमें 5 जोड़ेंगे ए में तो ए में 5 जोड़ेंगे तो यफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ टेबल का कोड आपको बताना है। इसमें भी देखिए, अब इसमें भी टी के बाद यू आया है, ए के बाद ये आया है, ये के बाद ये आया है। तो इसको देखिए, इसकी भी नंबरिंग कीजिए, आपको टाइम पर्याप्त मिलेगा। 2 घंटे का टाइम है, आपको टारगेट करना है कि 1 घंटा हम रीजनिंग को देंगे और 1 घंटा रीजनिंग को देंगे। जैसे सॉल्व करा रहे हैं आप 45 मिनट में पूरी रीजनिंग करके बैठ जाएंगे। हमने फिर पिछली बार खुद ही ऐसा किया था और हमने अच्छा रीजनिंग किया था। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। 20 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 12 हो गया और फिर 5 हो गया। फिर इसको कोड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 14। अब इसका हम लोग डिफरेंट निकालते हैं। तो इसका डिफरेंट 1 है, इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया और इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें 7 जोड़ा गया, इसमें 7, इसमें क्या जोड़ा गया 9 जोड़ा गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है, विषम संख्या को एक सीरीज में। तो इसको हम लोग कर देंगे 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे करके सीरीज जोड़ा जा रहा है। तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही से हमारा काम बन जाएगा। तो सी में 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर यच कितना होता है 8, 8 3 11, तो 11 या के का होता है। ए होता है 1 और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यफ, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर आई होता है 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 7 16 होता है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और वीडियो में आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है, बस ये लेंदी बहुत होता है, आप लोगों को पढ़ना बहुत होता है। तो इसमें हम लोग देखिए, इसको हम ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि वीडियो का जब नोटिफिकेशन निकला था तो उस समय आपको एलिजिबिलिटी दिया था कि आपको 12th पास होना चाहिए, आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए, आपकी एज 18 से लेके 40 तक होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया दिया रहता है। तो ऐसा ही इसमें होता है कि कोई कंपनी होती है, उसको किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, वो अपना नोटिफिकेशन निकालता है और एक जो आदमी होता है वो क्या करता है अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। तो वो अपनी दावेदारी किस आधार पे प्रस्तुत करेगा, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उतना तो फुलफिल करना पड़ेगा,
तभी उसकी क्या होगी, दावेदारी मानी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, तो जब ट्रिपल सी होगा ही नहीं तो वीडियो के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कोई इंटर पास ही नहीं है तो वीडियो के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जिसके पास ट्रिपल सी भी है, 12 की डिग्री भी है और वो 18 से 40 के बीच में है, तो वही लोग तो भरे होंगे वीडियो का एग्ज़ाम। तो इसी तरह हमको इसमें भी सोचना है। यहाँ पे आपको 6 कंडीशन दिया गया है कि उसका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, 12th में कम से कम 60% होना चाहिए, उसकी एज 22 से लेकर 29 के बीच में होना चाहिए, और ये कब तक, 14 तक काउंट किया जाएगा। और फिर चयन प्रक्रिया में उसको 50% मिलना चाहिए कम से कम, और साक्षात्कार में कम से कम 50% मिलना चाहिए। 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ और कंडीशन दिए गए हैं, तो इसको अभी तुरंत नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्वेश्चन, और इसमें आपको ये आपको कंडीशन बता के आपको आंसर देना होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसको देखिए, ये 12th में कितना पाया है, 62%, जबकि 60% की रिक्वायरमेंट थी। और बीए में ये 59% पाया है, 55% की रिक्वायरमेंट थी। और उसका एज, जन्म तिथि है 15 जुलाई 1988। तो 1988 से आप 14 तक जोड़ेंगे तो ये 22 से 29 के बीच में आएगा। 14 और 10 24, और 24 और 2 26, मतलब ये इसका एलिजिबल है। और चयन और साक्षात्कार दोनों में वह 50% अंक मिले हैं, और 2 वर्ष के लिए वो बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। मतलब इसका पूरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये क्या है, ये पर्सन एलिजिबल है। तो इसको लिए हम लोग क्या आंसर मारेंगे कि यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ये नाम है, उसके बाद इनका जन्म तिथि है 90, तो 90 है, तो एज तो ये क्वालिफाई कर गए, एज क्वालिफाई कर गए। और 12th और बीएससी दोनों में 60% पा रहे हैं, तो ये भी क्वालिफाई हो गए, ये भी क्वालिफाई हो गए। और 2 वर्ष के लिए हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, तो ये 6वां नंबर का कंडीशन भी इनका फॉलो हो गया। उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में 40% अंक मिले हैं, तो यही तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लिखा है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनका चयन नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12th में 70%, ग्रेजुएशन में 58, और उसका जन्म तिथि ये है, तो मतलब ये क्वालिफाई कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में वो 65 पा रहे हैं, और व्यक्तिगत साक्षात्कार में कितना पा रहे हैं, आपका 48% पा रहा है। तो ये भी, इनका भी साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि 50% का रिक्वायरमेंट था, 50% पाना ही पाना है कम से कम, तो इनका भी चयन नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार लगाइएगा और इसको लॉजिक को समझिएगा। एक चीज़ हम आप लोग को और बता देते हैं, ये जो 2 कंडीशन दिया गया है इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, कोई व्यक्ति यदि इसमें, जैसे मान लीजिए कि 48% है इनके पास, लेकिन ये चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, तो इनका रिक्वेस्ट किया जा सकता है किसके पास, ईडी के पास। इनको रिक्वेस्ट के लिए भेजा जा सकता है कि इनका चयन किया जाए। यदि चयन परीक्षा में कम से कम 60% अंक मिले हों तो यह मामला अध्यक्ष है। अब देखिए, ये मामला कहाँ जाएगा, ये मामला, ये कंडीशन आपका फुलफिल कर रहा है। हमने उसको देख के इसमें 48% पाए हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार में, तो ये क्या हो गया, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि इनका चयन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चयन प्रक्रिया में, चयन परीक्षा में 65% अंक पाए हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, चयन प्रक्रिया में ये 65% अंक पाए हैं, तो कम से कम यदि इनका यहाँ पे कंडीशन दिया है कि 60% इनको मिले, तो यह मामला अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इनको डायरेक्ट रिक्रूट के लिए फेल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, ये इसका आंसर 4 होगा, 4 नंबर इसका आंसर होगा। तो ये ध्यान से करना है, ध्यान से नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूरा डिटेल आप पढ़ के, इसमें क्या होता है, मेन टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। और एक भी कंडीशन आपका मिस हुआ तो ये क्वेश्चन आपका हाथ से निकल जाएगा, और आपको मिलेगा कितना, निगेटिव 2.5। आप ये मत सोचिए कि हमारा इतना नंबर कटेगा, आपका इतना नंबर कटने वाला है यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा रीजनिंग में। तो
तो चलिए हम लोग आगे, और क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी ने बना लिया होगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये दूसरे के विपरीत हैं। ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, सी का विपरीत एक्स है, ई का विपरीत भी है। तो बी का विपरीत क्या होगा? वाई होगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। उसके बाद सी का विपरीत एक्स होता है, ये भी हो गया। अब एफ का विपरीत क्या होता है? विपरीत का मतलब दो का योग 27 है, तो एफ का 6 होता है। तो 6 में क्या जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो 21 जोड़ना पड़ेगा, और 21 कोड किसका होता है? यू का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? जे के यम एन, और जे में 2 जोड़ा गया है तो यल आया है, एन में 2 जोड़ा गया है तो यल आया है। मतलब 1 और 2 का कंडीशन है, पहले 1 जोड़ा गया फिर 2 जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं आर यस फिर यू, ये सही है। वी के बाद डब्ल्यू आता है, पहला ऑप्शन गलत। फिर क्यू, क्यू के बाद आर, आर यस टी, तो ये सही है। यू भी और यक्स, तो ये 22 22 2 24, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, और इसके बाद आपका और क्वेश्चन बचेगा, ये क्वेश्चन है। चलिए 4 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, और इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा रहा और कैसा आप लोगों का सॉल्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 23, ये 29 और ये 37। तो 23, 29, 37 दिया है, इसका मतलब क्या है? ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो आपको इसमें आपको विकल्प में खोजना होता है कि इसी कैटेगरी का कौन सा मेंबर आपको मिल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, तो आपको बस यही देखना है कि जो सिनेरियो ऊपर बना है वही सिनेरियो हमारा ऑप्शन में कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यदि बना रहा है तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 23, 29, 37 ये सब अभाज्य संख्या हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि 21 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 49 इसमें आ गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 15 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 41, 47 और 53 ये क्या अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8, 48 और 64, मतलब 8 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, 8 के टेबल में ये नहीं आता है, 16 के टेबल में ये नहीं आता है, 11 के टेबल में ये नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग आप जो भी बोल लीजिए, पूर्वानुमान, ये सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो हम करा रहे हैं वो कीजिए। और सीधा सा बात इसका इतना होता है, जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो जो कथन दे उसको 100% मान लीजिए। अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है, जो कहे वही आपको करना है। आपका हमेशा क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। तो यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जो पास होगा वो इंटेलिजेंट होगा ही, बुद्धिमान होगा ही। तो पहला दिया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, तो ये एकदम राइट है कि कोई बुद्धिमान होगा तभी तो वो पास होगा। केवल यहाँ रहना है, अब ये नहीं कहना है कि कोई बुद्धिमान नहीं है तभी वो पास हो जाएगा। तो ये सब अपने मन से लॉजिक नहीं लगाना है। अब यहाँ देखिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएगा, उत्तीर्ण कर जाएगा, कैसे कर जाएगा? तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन लॉजिकल है, तो ये ऑप्शन बनेगा। वह उत्तीर्ण कर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे उत्तीर्ण कर जाएगा भी सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर जाएगा। पहले वाले ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। और इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि वो परीक्षा में पास हो जाएगा। कैसे पास होगा, क्यों पास होगा, इसका कुछ लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल आपका पहला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है। तो जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है किस वजह से है, ये हमें बताया नहीं गया है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। तो बढ़ी हुई जनसंख्या सबसे बड़ा संसाधन है। अब चाइना की देखिए पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है। और इंडिया क्या है? अनडेवलपिंग, ये भी उससे कम है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि बढ़ी हुई जनसंख्या कहीं संसाधन हो सकता है, कहीं संसाधन नहीं हो सकता है। तो हमें अपने मन से नहीं सोचना है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि बढ़ी हुई जनसंख्या संसाधन है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली पहले ऑप्शन को काट देंगे। निरक्षर जनसंख्या गंदगी और हीनता की जनक है। अब इस वाले ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि निरक्षर जो जनसंख्या है वो गंदगी और हीनता का जनक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? कट गया। यदि अपने दिमाग से ये दोनों क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या होगा? ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो इस तरह आपको नहीं सोचना है। जब भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कीजिए, आप ये मान के चलिए कि जो दिया है बस वही हमें सोचना है, उसके सिवा हमें कुछ आता नहीं है। तब आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इसी तरह सोचना है। जनसंख्या सबसे बड़ी प्रदूषक है तो क्यों है, ये इसका लॉजिक तो हमें दिया नहीं है। अब पहले में बता रहा है कि संसाधन है, दूसरे में बता रहा है कि जनसंख्या, निरक्षर जनसंख्या क्या है? गंदगी और हीनता का जनक है। कई लोग पढ़े लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी तो जनसंख्या का एक निरक्षर है। जैसे ओसामा बिन लादेन काफ़ी टॉप क्लास का इंजीनियर था, वो क्या किया? वो बदनाम था। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल निरक्षर जनसंख्या है वही क्या है, ये गंदगी का आपका पर्याय होगा। तो जब तक इसमें कुछ कथन में मेंशन ना किया जाए तब तक अपने मन से लॉजिक नहीं लगाना है कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो आप अपने मन से कुछ नहीं करना। और देखिए इसमें अब हिंदी आ गया। तो अब हम लोग का 3 पार्ट में रीजनिंग कंप्लीट हुआ है और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए, डिटेल में पढ़ लिए। तो आप लोगों को कहीं और अब भी दिक्कत होता है तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा हमें और बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं, और आप लोग पढ़ाई कीजिए। आज रात तक हम जीके और हिंदी का भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद 3rd PDF आज रात को या कल आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उसको देखिएगा और आगे कीजिएगा। तो चलिए हम लोग, और सबसे ज़रूरी बात कि जितने लोग PDF लिए हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत दिक्कत हो रहा है और व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो व्हाट्सएप पे मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो 10-15 लोगों का अलग अलग बैच बना के हम इसको मैनेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर दीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और उसी में हम आप लोगों को ऐड कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए आराम से।